वेलकम टू सीधी शिक्षा मैडी साथ साथ। चलिए आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 12 चैप्टर। इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किए थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बेस में हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बेस में हमारे पास बेसिकली ये चीज दिया गया है, आकृति 30 में पी क्यू का वृत्त का व्यास है। ये आप लोगों को 30 है, आकृति 30 बोल के है ये आप लोगों का, ठीक है। ये आकृति आप लोगों का डायग्राम के बेस पे 30 के बेस पे है। यहाँ पर ये दिया गया है जिसमें पी क्यू वृत्त का व्यास है, एम लंब है पी क्यू पर तथा पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो एम एन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमको क्या ज्ञात करनी है, एम एन की लंबाई ज्ञात करनी है भाई। तो चलिए एम एन की लंबाई हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस में हमारे पास क्या क्या चीज आता है इस चीज को देखते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग माकी प्रमेय के बेस में भी आप लोग इस चीज को देखे होंगे कि जितने भी वृत्त की त्रिज्याएं होती है, अगर केंद्र से खींची जाती है तो वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, आपस में एक समान होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग उस चीज को इस चीज को देख रहे थे कि जैसे कि हमारे पास कोई इस तरीके से सर्कल है, ये आप लोगों को एक केंद्र है, तो केंद्र से इससे जाने वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। एक केंद्र से परिधि किसी बिंदु को, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं भाई। ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके त्रिज्याएं हैं। और परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, ये आपकी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा। और ये आप लोगों का क्या है, परिधि है, जो चारों तरफ का घेराव है, ठीक है। तो ये आपका परिधि हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया, ये आपका जीवा हो गया, ये आपका व्यास हो गया, ये आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया, ठीक है। तो इतना तो बेसिकली आप लोग पता ही है कि व्यास क्या होती है, जीवा क्या होती है, केंद्र क्या होती है, त्रिज्याएं क्या होती है और परिधि क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यास के बारे में हम लोग जान लिए, केंद्र के बारे में जान लिए, जीवा के बारे में जान लिए, त्रिज्या के बारे में जान लिए, परिधि के बारे में जान लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये चीज दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो पी क्यू वृत्त का व्यास है, तो एम एन पी क्यू तथा पी क्यू के बेस पे है। तो इस कंटेंट के पास के बारे में हम लोग इस चीज को जानते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं, क्लियर। तो आकृति 30 में पी क्यू का वृत्त का व्यास है, एम एन लंब है पी क्यू पर तथा पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। तो एम एन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या चीज दिया रहता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दिया है देखिए हमारे पास क्या क्या चीज दिया गया, इस चीज को देखते हैं। पी क्यू वृत्त का व्यास है, दिया है कि पी क्यू व्यास का कौन सा है, तो व्यास है हमारे पास पी क्यू। व्यास कौन है भाई, पी क्यू हमारे पास व्यास है, क्लियर। ये फर्स्ट कंटेंट के हिसाब से दिया गया है, पी क्यू व्यास है। और दूसरा में ये चीज दिया गया है कि एम एन लंब है, एम एन लंब है, ठीक है। लंब है किस पर, पी क्यू पर लंब है, ये दिया गया है। तीसरा हमारे पास ये चीज दिया गया है, तीसरा कंटेंट में कि पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और पी आर इक्वल टू यहाँ से दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये दिया गया है। और हमको यहाँ से ज्ञात करना है चौथा हमको क्या करना है, ज्ञात करना है भाई। चौथा हमको क्या करना है, ज्ञात करना है किसकी, एम एन की लंबाई। एम एन की लंबाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं, पी क्यू का इतना वैल्यू है तो भाई, तो पी क्यू का वैल्यू इतना है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो पी क्यू की लंबाई इतनी है, तो पी क्यू के बेस पे हमारे पास तो ओ पी का वैल्यू जब हम लोग इस चीज को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ पी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ क्यू का वैल्यू अगर देखते हैं, चूंकि पी क्यू इक्वल टू, चूंकि पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ से ओ क्यू बराबर क्या है, ओ पी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी क्यू के बारे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या।
त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो उसी कंटेंट के हिसाब से हमारे पास व्यास पी क्यों दिया गया है। ये आप लोगों का जो पी है यहाँ से पी से क्यों तक या क्यों से पी तक, ये आप लोगों का क्या है, व्यास है। जहाँ पर पी के ऊपर लंब ये है आप लोगों का एम एन, जहाँ पर लंब होता है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल। और पी क्यू इक्वल टू हमारे पास ये चीज दिया गया है, पी क्यू इक्वल टू हमारे पास ये कंटेंट में दिया गया है। देखिए पी क्यू इक्वल टू हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज दिया गया है। देखिए इसमें हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी देखें, यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी देखें हम लोग तो कितना है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना सेंटीमीटर दिया गया है, कितना सेंटीमीटर दिया गया है बोलने से ये आप लोगों को 10 सेंटीमीटर यहाँ से दिया गया है। तो केवल अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, उसका आधा 5 सेंटीमीटर ये होगा ना, ये दिया गया है। और पी आर इक्वल टू यहाँ तक कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग ओ आर को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि ओ पी का वैल्यू हमारे पास प्राप्त है तो ओ आर का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं ना यहाँ से। और ओ से पी का वैल्यू यहाँ से, ओ से पी का वैल्यू यहाँ तक कितना है, देखिए ओ से पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को ज्ञात करते हैं। तो बेसिकली व्यास क्या दिया गया है, पी क्यू दिया गया है, एम एन लंब है पी क्यू पर, और पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और पी आर बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर ज्ञात करना है एम एन की लंबाई को, हमारे एम एन की लंबाई को हम यहाँ से ज्ञात करना है, चूंकि हमें प्राप्त है क्वेश्चन से कि यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है और ओ क्यू बराबर ओ पी है तथा ओ यहाँ पर क्या होता है कि दोनों का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। इस कारण से ओ क्यू बराबर ओ पी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से समान त्रिज्या की लंबाई, इसलिए यहाँ की त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में समान होती है, इसलिए पी क्यू बाय में 2 हो जाएगा तो 10/2 हो जाएगी, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं ओ आर का वैल्यू, इसलिए यहाँ से ओ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ आर का वैल्यू हो जाएगा ओपी माइनस क्या हो जाएगा, ओपी माइनस क्या हो जाएगा आरपी हो जाएगा, ओपी माइनस क्या हो जाएगा आरपी। तो यहाँ से ओ आर का वैल्यू कितना आता है इस चीज को देखते हैं। तो ओ आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 माइनस हो जाएगा, आरपी का वैल्यू कितना दिया गया है, आरपी का वैल्यू दिया गया 2 सेंटीमीटर, इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ओ आर का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक रचना कर देते हैं भाई, रचना करते हैं ये कि रचना में हम लोग ये दो चीज को मिला देते हैं, यहाँ से एक रचना करते हैं। इस रचना में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक रचना के माध्यम से हम लोग इस चीज को मिला देते हैं। यहाँ से इस कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं भाई, ओ से एम को मिला देते हैं इस तरीके से यहाँ तक, और यहाँ से आर तक मिला देते हैं। ठीक है। यहाँ से एन के बीच में हम लोग इस तरीके से मिला देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज के बेस में बन रहा है, ओ आर एम और ओ आर एन के बेस में बन रहा है। ठीक है। तो ओ से एम को मिलाया और ओ से एन को मिलाया। ठीक है। तो यहाँ से इस चीज को लिख लेते हैं, ओ से एम तथा क्रमशः एन को मिलाया। आप लोगों को बस ये थ्योरिकल चीज ज्यादा लगती है, लेकिन बस आपको समझने भर की देरी है। ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली ये जो 4 कंटेंट लिखा हो ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, इसको आप लोग लिख सकते हो। और पी क्यों आपका वृत्त का व्यास है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो इसमें क्या है, ओपी और ओ क्यू से मिल करके, ये ओपी और ओ क्यू से मिल करके जुड़ा हुआ है, इस कारण से इसका आधा कितना हो जाएगा 10/2 बराबर 5 हो जाएगा। और ओ आर का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो पहले से हमको ओपी का वैल्यू यहाँ से प्राप्त किए 5 सेंटीमीटर, और ओ आर का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है। आरपी का वैल्यू पहले से दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 5 - 2 = 3 सेंटीमीटर। ओ से एम तथा क्रमशः एन को मिलाया। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज ओ आर एम से देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज ओ आर एम में यहाँ से हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा। ओ आर एम में हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ओ आर एम के बेस हम लोग इस चीज को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओ आर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आर एम का स्क्वायर हो जाएगा, आर एम का स्क्वायर
ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चूंकि ओ एम और यहाँ पर देखिए ओ पी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। इसलिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ओ पी का बेस पे हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बेस हो जाएगा, ओ पी के बेस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये ओ पी का स्क्वायर, क्योंकि ओ एम का जो हमको वैल्यू है वो तो हमको प्राप्त है, इसलिए ये ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ओ आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, आर एम का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, आर एम का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। किसके बेस हो जाएगा, आर एम का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ के कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आर एम का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो आर एम के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, ओपी के बेस पे हम लोग देखेंगे तो ओपी का स्क्वायर कितना गया, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ओ आर का स्क्वायर देखेंगे तो ये 3 के स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो आर एम का हमको निकालना है आर एम के बेस पे। तो यहाँ से इस चीज को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर लिख लेना, चूंकि ओ एम बराबर हो जाएगा चूंकि ओ एम बराबर हो जाएगा ओपी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान होती है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, समान होती है। इस कारण से हमारे पास बेसिकली ये चीज दिया गया था, व्यास इक्वल टू पी क्यू दिया गया है और एम एन लंब है पी क्यू पर, और पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। चौथा ज्ञात करना है एम एन के बेस से हमको इसको ज्ञात करना है एम एन की लंबाई को। तो चूंकि पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसलिए ओ क्यू इक्वल टू ओ पी होता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं दोनों समान होंगी। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, रेडियस आपका क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। इसलिए ओ क्यू इक्वल टू ओ पी इक्वल टू पी क्यू बाई 2 हो जाएगा। पी क्यू का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसलिए ओ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए ओ आर इक्वल टू हो जाएगा ओ पी माइनस आरपी। इसलिए ओ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए ओ आर का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। और पी क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और पी आर का वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तब यहाँ से हम लोगों ने एक रचना किया। रचना में क्या किया भाई कि ओ से एम को मिला दिया। यहाँ पर देखिए, अगर डायरेक्ट मैं बता देता तो आप लोग कुछ समझ नहीं आते, इसलिए नॉर्मली पढ़ रहे हैं। नॉर्मली हर एक चीज को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, गहराई पूर्वक पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक ही बार देखने से ये वीडियो लेक्चर समझ में आ जाए। ठीक है, जल्दबाजी किसी भी तरीके से नहीं करना है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो उस चीज को आप लोग भूल जाएंगे। भले टाइम लगता है तो लगने दो, लेकिन एक क्वेश्चन को आप लोग ईमानदारी से पढ़िए और थोड़ा टाइम देकर के पढ़िए, उसको अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए। एक बार पढ़िए, माइंड में सेट हो जाएगा भाई। अगर जल्दबाजी में पढ़ेंगे, जल्दबाजी में देखेंगे तो कोई मतलब का नहीं है, इस चीज को आप लोग भूल जाएंगे। इस कारण से इसको अच्छे तरीके से देखिए। हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं, अच्छे तरीके से देख रहे हैं, गहराई पूर्वक देख रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए और अच्छे से देखते जाइए। ठीक है, ये नहीं कि केवल डायरेक्टली ऐसे से बता दिए 2 मिनट में हो गया, ऐसा काम चलाने वाला काम नहीं करना है भाई। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से बनाना है। अब यहां से देखिए ओ आर का वैल्यू हम लोग किस तरीके से प्राप्त किए, आप लोग पता चल गया होगा। ओ आर का वैल्यू किस तरीके से प्राप्त किए, तो ओपी माइनस आरपी के बेस से प्राप्त किए। इसलिए ओ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब रचना करते हैं। यहाँ से रचना क्या करते हैं, ओ से एम तथा क्रमशः एन को मिलाया, ओ से एम तथा क्रमशः एन को मिलाया, ओ से एम तथा क्रमशः एन को मिला दिए भाई। अब त्रिभुज ओ आर एम में, अब त्रिभुज किसमें, ओ आर एम में, अब त्रिभुज ओ आर एम में, अब समकोण त्रिभुज ओ आर एम में हम लोग देखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे पास जो पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही बोलता है भाई कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या बोलता है, ये आप लोगों का राइट एंगल होता है, इसका सामने वाला आप लोगों का ये हाइपोटेनस के बेस पे होता है। तो इसी कंटेंट के हिसाब से ये आप लोगों का अगर थीटा यहाँ पर बना है तो ये आप लोगों का क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक है, और ये आपका तो कर्ण हमेशा यही रहता है, और ये आपका क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यही पढ़ते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग, ये होता है। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या पढ़ते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ से अगर किसी में से 2 का वैल्यू प्राप्त है तो तीसरा आप लोग निकाल सकते हैं। अगर लंब और आधार पता है तो कर्ण निकाल सकते हैं, अगर कर्ण और लंब पता है तो आधार निकाल सकते हैं, और अगर लंब और आधार पता है
तो कर्ण निकाल सकते हैं, अगर कर्ण और आधार पता है तो लंब निकाल सकते हैं, और लंब और कर्ण प्राप्त है तो आधार निकाल सकते हैं। दोनों तीनों में से कोई दो चीज प्राप्त है तो आप तीसरा के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट से हम लोग इस चीज को आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारे पास क्या था, इस चीज को देखते हैं। ओपी का स्क्वायर, ओपी का वैल्यू कितना प्राप्त है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इक्वल टू ओ आर का वैल्यू कितना प्राप्त होगा भाई 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आर एम का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आर एम का स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस किस में जाता है, माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है, प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में जाता है, डिवाइड किस में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है, प्लस किस में जाता है, माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है, प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में जाता है, डिवाइड किस में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है, प्लस किस में जाता है, माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है, प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई किस में जाता है तो डिवाइड में जाता है, डिवाइड किस में जाता है तो मल्टीप्लाई में जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये भाई 25 माइनस हो जाएगा 9 इक्वल टू हो जाएगा आर एम का स्क्वायर। ठीक है, आगे जब इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ से आर एम का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 में 9 जाएगा तो 16 बचेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता है भाई स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है, मतलब वर्ग हटता है तो यहाँ पर क्या लगता है वर्गमूल लगता है। ठीक है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बोलने से 4 होता है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो 4 होता है, तो ये 4 सेंटीमीटर। आर एम का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया, तो चूंकि हमको एम एन का वैल्यू भी याद करना है इसलिए एम एन बराबर कितना हो जाएगा, एम एन इसका दोगुना होता है इसलिए 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसलिए एम एन की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आर एम दिया है ना तो एम एन की लंबाई कितना इससे दोगुना होगा ना, आर एम इंटू आर एम, तो 2 आर एम होगा नहीं ये। ठीक है, यहाँ से आप लोग इस चीज को ऐसा लिख सकते हो कि एम एन इक्वल टू 2 आर एम ऐसा लिख सकते हो। आर एम वैल्यू 4 है इसलिए 4 2 8 सेंटीमीटर, इसलिए एम एन की लंबाई यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और यही हमको क्या करना था, यही हमको ज्ञात करना था, यही रहेगा आपका आंसर। क्लियर? तो देखिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जो चीज दिया गया है उसको अच्छे से लिखिए भाई। हमारे पास जो भी चीज दिया गया है यहाँ पर व्यास के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये चीज दिया गया है कि व्यास यहाँ पर पी क्यू है और जहां पर एम एन लंब है पी क्यू पर, जहां पर एम एन क्या है लंब है पी क्यू पर, और पी क्यू इक्वल टू कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, पी आर इक्वल टू कितना दिया गया है तो 2 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर हमको ज्ञात करना है एम एन की लंबाई, यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है एम एन की लंबाई ज्ञात करना है। चूंकि हम लोग ये जानते हैं भाई कि पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इसलिए ओ क्यू बराबर ओ पी इक्वल टू पी क्यू बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधा होती है इसलिए व्यास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए आप लोग अनुमान भी लगा सकते हैं कि 10 का आधा कितना होता है तो 5 होता है। ठीक है, तो 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से ओ आर का वैल्यू, ओ आर हमको प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, चित्र में प्राप्त है आपको, अगर ओ आर का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है आपको, बड़ा सा ओपी में अगर आर पी को घटा दोगे तो ओ आर मिल जाएगा, क्योंकि हमको ओपी का वैल्यू प्राप्त है, आर पी का वैल्यू प्राप्त है। ठीक है, तो इस डायग्राम के बेस से हम लोगों ने वैसे ही किया कि ओ आर इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा ओपी माइनस क्या हो जाएगा आरपी हो जाएगा, तो ओपी माइनस आरपी कर दिए तो हमारे पास क्या हो गया ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको रचना करते हैं, अब इसका रचना करते हैं तो क्या करते हैं, ओ से एम तथा क्रमशः एन को मिलाया, ओ से एम तथा क्रमशः एन को मिलाया, ओ से एम तथा क्रमशः एन को मिलाया। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या किए कि जो केंद्र बिंदु है हमारे पास ओ से एम को मिला दिए और ओ से किसको मिला दिए भाई एन को मिला दिए। जो हमारे पास केंद्र बिंदु है ओ से एम को मिला दिए और ओ से एन को मिला दिए, तो इसको रचना के बेस में हम लोगों ने इस चीज को कर लिया कि ओ से एम तथा क्रमशः एन को मिलाया। अब समकोण त्रिभुज ओ आर एम में, अब समकोण त्रिभुज ओ आर एम में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज ओ आर एम में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसलिए ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। तो ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओपी का स्क्वायर, क्योंकि एक ही वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्याएं खींची जाती है आपस में क्या होती है बराबर होती है, इस कारण से ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा ओपी हो जाएगा, या ओपी इक्वल टू ओ एम लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ओ एम का वैल्यू प्राप्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओपी का वैल्यू प्राप्त है, इसलिए ओ एम इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पर ओपी लिखे। ठीक है, आप लोग यहाँ से पूछ सकते हो भाई कि सर आप ओ एम के जगह में
ओपी क्यों लिखे हैं, तो इसका रीजन यही है कि हमारे पास जो केंद्र से परिधि को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो बिंदु होती है, उसकी जो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और केंद्र से खींची गई सभी जो परिधि को मिलाने वाली जो बिंदु होती है उसकी त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में समान होती है। मतलब एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, समान होती है। इसको हम लोग प्रमेय में भी पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो यहां से हो जाएगा ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर एम का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा हूं मैं, देखिए किनारे में यहाँ पर ब्रैकेट लगा के आप लोगों को भी ऐसे शो ऑफ करना है, क्योंकि ओ एम इक्वल टू ओपी, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, समान होती है। अब ओपी का स्क्वायर, ओपी का वैल्यू कितना हमको प्राप्त है, ओपी का वैल्यू यहाँ से प्राप्त है भाई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा ओ आर का स्क्वायर। ओ आर का वैल्यू यहाँ से हमको प्राप्त है 5 - 2 किया तो हमको कितना प्राप्त होगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालते हैं तो ओपी का वैल्यू 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस क्या हो जाएगा, आर एम का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, प्लस क्या हो जाएगा, आर एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, 9। 25 माइनस कितना हो जाएगा, 9 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम का स्क्वायर। जिस तरीके से प्लस किस में जाता है, माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है, प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में जाता है, डिवाइड किस में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो इसी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि यदि O से M तथा क्रमशः N को मिलाया, अब समकोण त्रिभुज ORM में, अब हम लोग यहां से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ORM में OM का स्क्वायर इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, OR का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, RM का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। चूंकि OM इक्वल टू OP एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए 5 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस RM का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल हो जाएगा आर एम का स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो आर एम का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16, आर एम इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 16, आर एम इक्वल हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो यह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसलिए एम एन इक्वल कितना हो जाएगा 2 इंटू आर एम, एम एन इक्वल कितना हो जाएगा 2 इंटू आर एम, इसलिए एम एन इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 4, 4 टू 8 सेंटीमीटर, इसलिए एम एन का वैल्यू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। यही रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे आंसर। जब आपके पास ये चीज दिया गया है कि पी क्यू के वृत्त का व्यास है, जहां पर एम एन किस पर लंब है, पी क्यू पर लंब है, तथा पी क्यू का वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर दिया गया है और पी आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एम एन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, एम एन की लेंथ आप लोगों को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 को देखे। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति 31 में जीवा ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर तथा पी क्यू जीवा ए बी की लंब समद्विभाजक है, जो जीवा को एम बिंदु पर मिलती है। यदि एम क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। यहां सबको क्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। चलिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज दिया गया है भाई, इस चीज को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चले जाता है। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 करके इस चीज को हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दिया गया है, आकृति 31 में, इसको मान लेते हैं कि आकृति 31 है। ठीक है, ये डायग्राम नंबर आप लोगों का 31 है, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन के बेस हमारे पास ये चीज दिया गया है। आप लोग के बुक के अकॉर्डिंग में जो भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदत्त, तो आकृति 31 के बेस से हमारे पास ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, पी क्यू जीवा ए बी की लंब समद्विभाजक है, जो जीवा को एम बिंदु पर मिलती है। यदि एम क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो, एम क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है 3 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्याएं हमको क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्याएं हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है भाई। तो चलिए यहां से वृत्त की त्रिज्याएं हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो जिस तरीके से समकोण त्रिभुज, समकोण किसको बोलते हैं, जिसकी मान कितना होता है, केवल 90 डिग्री होता है ना, तो 90 डिग्री से कम होता है ना, तो 90 डिग्री से कम। जैसे कि एक्यूट एंगल पढ़ते हैं हम लोग, न्यून कोण, न्यून कोण की माप 0 से अधिक 90 से क्या होती है, कम होती है, उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। समकोण केवल जिसका मान केवल 90 अंश हो, ना 90 से कम हो ना 90 से ज्यादा, केवल और केवल 90 अंश हो, उसको समकोण बोलते हैं। अधिक कोण किसको बोलते हैं, जिसका मान 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो, उसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जहां पर लंब हुआ या लंब समद्विभाजक आ गया या लंबवत हुआ, मतलब वहां पर 90 एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा मतलब बनेगा, वहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा मतलब बनेगा, और वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा मतलब लागू होगा। और पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास यही होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
कर्ण का वर्ग बराबर हमारे पास क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। ठीक है, अगर हमको कर्ण और लंब पता है तो हम लोग आधार निकाल सकते हैं, क्योंकि सूत्र के माध्यम से हमारे पास क्या होता है भाई, सूत्र के माध्यम से हमारे पास यही चीज पढ़ते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या पढ़ते हैं, लंब का वर्ग प्लस क्या पढ़ते हैं, आधार का वर्ग। ये फर्स्ट। और सेकेंड में अगर हमको लंब का वर्ग निकालना है तो यहाँ से हमारे पास सूत्र बन के आता है कि कर्ण का वर्ग माइनस क्या होता है, आधार का वर्ग। अगर हमको यहाँ से आधार निकालना रहता है भाई, आधार का वर्ग निकालना रहता है तो हमारे पास क्या आता है यहाँ से कि कर्ण का वर्ग माइनस क्या हो जाता है, लंब का वर्ग। ये होता है, ये फर्स्ट कर्ण के बेस होता है, ये सेकंड लंब के बेस होता है, ये थर्ड आधार के बेस होता है। तो फर्स्ट कर्ण के बेस होता है, सेकंड लंब के बेस होता है, थर्ड आधार के बेस होता है। बस आपको एक ही फार्मूला याद करना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। बोलने से आप लोगों को यही बोलना है भाई कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यहाँ से आप लोग किसी दो कंटेंट का वैल्यू प्राप्त है तो थर्ड का वैल्यू आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कर्ण लंब पता है तो आधार निकाल सकते हैं, लंब आधार पता है तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण लंब पता है तो आधार निकाल सकते हैं, आधार और कर्ण पता है तो लंब निकाल सकते हैं। तो तीनों में से किसी में से अगर दो का वैल्यू प्राप्त है तो तीसरा वैल्यू आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और लंब का वर्ग अगर निकालना रहेगा तो पक्षांतर करेंगे तो ये कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा, और जब आधार का वर्ग निकालना रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग। ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो बेसिकली जो चीज हमारे पास दिया गया है इस चीज को यहाँ से लिख देते हैं। बेसिकली हमारे पास जो जो चीज दिया गया है उस चीज को यहाँ से लिख देते हैं भाई। आकृति 31 के बेस से हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से इस चीज को लिखते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है जीवा ए बी इक्वल, यहाँ पर जीवा ए बी इक्वल टू दिया गया है 18 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ए बी इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया। फर्स्ट 18 सेंटीमीटर दिया गया, और दूसरा क्या दिया गया, पी की जीवा ए बी की लंब समद्विभाजक है। ठीक है, और पी क्यों, ए बी की लंब समद्विभाजक है, ए बी की लंब समद्विभाजक मतलब बराबर भाग में बांटता है भाई। लंब समद्विभाजक है। थर्ड कंटेंट हमारे पास क्या है, एम क्यू इक्वल टू दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यहाँ से दिया गया है। ठीक है, फोर्थ नंबर तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या हमको ओए ज्ञात करनी है, ओए हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब चलिए पांचवा नंबर क्या करते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या ओ इक्वल टू, माना कि वृत्त की त्रिज्या ओ इक्वल टू x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। तब प्रश्नानुसार हम लोग इस चीज को देखते हैं। तब प्रश्नानुसार इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर तथा पी क्यों जीवा ए बी की लंब समद्विभाजक है, जो जीवा को एम बिंदु पर मिलती है। यदि एम की इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये चीज दिया गया है, ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू क्या दिया गया है, 18 सेंटीमीटर, जहां पर पी क्यू ए बी की लंब समद्विभाजक है। एम की इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जहां पर ओ ए का हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि वृत्त की त्रिज्या है। माना कि वृत्त की त्रिज्या ओ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से मान लिए। ठीक है, तो बेसिकली प्राथमिक जानकारी के बेस पे हमारे पास जो भी चीज दिया गया उस चीज को हम यहाँ पर हमारे ऊपर फर्स्ट कंटेंट के बेस पे हम लोगों को इस चीज को लिखना है कि ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, पी क्यू ए बी की लंब समद्विभाजक है, एम क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ ए हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है। और पांचवा नंबर में क्या है, माना कि वृत्त की त्रिज्या है ओ इक्वल टू x सेंटीमीटर है। तब प्रश्नानुसार हम लोग यहाँ से इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो चूंकि यहाँ से हमारे पास ए बी इक्वल टू प्राप्त है, चूंकि ए बी इक्वल टू यहाँ पर कितना प्राप्त है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इस चीज को ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर,
18 सेंटीमीटर होगा नहीं ये, क्योंकि ए एम इक्वल टू एम बी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, और सब वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा ए एम प्लस ए एम हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर 2am हो जाएगा। इसको ऐसा सॉल्व किया जाता है क्योंकि उसका हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 18, इसलिए am का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालेंगे तो 18 बाय कितना हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से am का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, और चूंकि am बराबर क्या है mb बराबर है, इसलिए am का वैल्यू इतना आ गया, तो mb का वैल्यू भी कितना आ जाएगा। अगर mb का वैल्यू हम लोग यहाँ से देखेंगे, mb का वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास भी यहाँ से सेम आ जाएगा, ठीक है। mb का वैल्यू भी आप लोग पास कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, चूंकि यहाँ पर वृत्त की समान त्रिज्या आपस में क्या होती है बराबर होती है। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, पी क्यू ए बी की क्या है लंब समद्विभाजक है। ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, पी क्यू ए बी की लंब समद्विभाजक है। एम क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ ए हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, चूंकि माना कि वृत्त की त्रिज्याएं ओ ए इक्वल टू x सेंटीमीटर है, तब प्रश्नानुसार चूंकि ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ए एम प्लस एम बी इक्वल टू हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, और चूंकि यहाँ पर हमको प्राप्त होता है, चूंकि ए एम इक्वल टू क्या होता है एम बी होता है, क्योंकि ये समान त्रिज्याएं हैं, तो ए एम की जगह एम बी लिख सकते हैं, एम बी की जगह ए एम लिख सकते हैं। केंद्र से खींचे गए जो भी आप लोगों के परिधि मिलाने जो रहती है त्रिज्या, वो जो बिंदु रहती है, जो रेखा होती है, उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो एक ही वृत्त के केंद्र में जो त्रिज्याएं होती है आपस में क्या होती है समान होती है। तो उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, पी क्यू ए बी की लंब समद्विभाजक है, एम क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ ए इक्वल टू यहाँ से वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ओ ए एक वृत्त की त्रिज्या के बेस पे है। माना कि वृत्त की त्रिज्या ओ इक्वल टू क्या माने हम लोग 100 सेंटीमीटर माने हैं। माना कि वृत्त की त्रिज्या ओ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर माने हैं, तब प्रश्नानुसार ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ए एम प्लस एम बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, तो ए एम प्लस ए एम इक्वल टू 18 सेंटीमीटर होगा, चूंकि ए एम इक्वल टू एम बी दोनों की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है बराबर होती है, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, और परिधि के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है व्यास कहलाती है। तो ए एम प्लस ए एम इक्वल टू 18 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ए एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 बाय 2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो एम का वैल्यू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, एम बी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे इसका वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है कंटेंट के हिसाब से इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए आगे हमारे पास क्या आता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं समकोण त्रिभुज ओ एम ए में हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं समकोण त्रिभुज ओ एम ए में। यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज आता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस चीज को अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा कर देखेंगे तो ओ ए बराबर यहाँ से हो जाएगा ए एम हो जाएगा। ओ ए बराबर अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर इस चीज को देखेंगे तो ओ ए इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ओ एम प्लस एम क्यू हो जाएगा, ओ एम प्लस क्या हो जाएगा एम क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो ओ ए का वैल्यू कितना दिया गया है, ओ ए का वैल्यू हमको मान लेते हैं कि x है, और यहाँ से ओ एम और एम क्यू के बेस पे, ठीक है। तो ओ एम ये हो जाएगा प्लस एम क्यू का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अगर ओ एम का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 3, ये हो जाएगा ओ एम का वैल्यू। इसलिए यहाँ से ओ एम का वैल्यू कितना हो जाएगा x माइनस 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, ओ एम ए में कर्णक वर्ग, कर्णक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा ओ ए का वर्ग, कर्णक वर्ग बराबर हो जाएगा ओ ए का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा ए एम का वर्ग, ए एम का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा ओ एम का वर्ग, ये हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ओ एम में हमारे पास क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आधार का वर्ग होता है, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब आधार पता है तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण लंब पता है तो आधार निकाल सकते हैं, आधार कर्ण पता है तो लंब निकाल सकते हैं। भाई तीनों में से अगर कोई दो पता है तो हम तीसरा चीज को यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
दिया है ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, पी क्यू ए बी की लंब संधि भाजक है, एम क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ ए का वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है। तो माना कि वृत्त की त्रिज्या है ओ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तब प्रश्नानुसार ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ए एम प्लस एम बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, तो ए एम प्लस ए एम इक्वल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो चूंकि ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा, इसलिए 2 ए एम इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ए एम का वैल्यू हो जाएगा 18/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 हो जाएगा, ए एम का वैल्यू 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एम इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एम बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास समकोण त्रिभुज OM में हम लोग अगर OA का वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OM प्लस MQ, क्योंकि यहाँ से हमको OM का वैल्यू फर्स्ट कंटेंट के हिसाब से निकाल लेना है। डायरेक्टली भी आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं। OA का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर। तो AM का वैल्यू कितना दिया गया है, AM का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर हमारे पास प्राप्त है कितना है x - 3, तो x - 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। आगे इस चीज को देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आता है। तो इस चीज को हमारे पास देखेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस ये हो जाएगा a का स्क्वायर होता है, और प्लस क्या a का स्क्वायर - 2ab होता है। तो 2 और a है और ये क्या है b है, प्लस क्या होता है b का स्क्वायर होता है, बराबर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर - 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस ये हो जाएगा x का स्क्वायर -3 2 जा 6 x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये होता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब यहाँ से इस चीज को देखते हैं, दोनों साइड में तो x स्क्वायर है, ये तो कट जाएगा भाई, इधर आकर ये माइनस होकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 81 - 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर ये आप लोग पास 89 और 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू -6 इधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 बाय कितना हो जाएगा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 बचेगा 6 5 जा 13, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की जो त्रिज्या होगी OA का वैल्यू वो कितना आ जाएगा, O इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज दिया गया था बेसिकली कि AB इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, जहाँ पर PQAB की लंब संधि भाजक है m की इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जहां पर O इक्वल टू हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करना था। माना कि वृत्त की त्रिज्या है O इक्वल टू x सेंटीमीटर, तब प्रश्नानुसार AB इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, AM प्लस MB इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, तो AM प्लस AM इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। चूंकि AM इक्वल टू MB है तो AM और AM दोनों जुड़ जाएगा तो 2AM कहलाएगा इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AM इक्वल टू हो जाएगा 18/2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AM इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और MB इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज OM A में हम लोग इस चीज को देखेंगे तो OA इक्वल टू हो जाएगा OM प्लस MQ हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा OM प्लस 3 के बेस हो जाएगा, तो x - 3 इक्वल टू OM हो जाएगा, इसलिए OM इक्वल टू हो जाएगा x - 3। तो समकोण त्रिभुज OMA में OA का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AM का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, OM का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा 9 स्क्वायर 81 प्लस a - b का होल स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास 3 सर्वसमीकाएं होती है, हमारे पास कितनी सर्वसमीकाएं होती है, तो 3 सर्वसमीकाएं होती है। पहला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, और दूसरा क्या होता है भाई a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, और तीसरा क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b ये होता है। तो
हमारे पास 3 सरल समीकरण होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी और a माइनस बी का a प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस क्या होता है a स्क्वायर प्लस हमारे पास a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a प्लस b के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट की साफ होता है उसी कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ab इक्वल टू 18 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास यहाँ पर दिया गया था। इस कंटेंट को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा ab इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और p क्यू इक्वल टू ab की लंब समद्वि भाजक है m क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर oa का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। माना कि वृत्त की त्रिज्या oa इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। तब यहाँ से हम लोग प्रश्नानुसार हम लोग इस चीज को देख रहे हैं तो प्रश्नानुसार हमारे पास क्या हो जाएगा ab इक्वल टू 18 सेंटीमीटर am प्लस mb इक्वल टू 18 सेंटीमीटर am प्लस am इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2am इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, am का वैल्यू हो जाएगा 9 और am का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो mb का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या करना है भाई समकोण त्रिभुज ले लेना है। समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या हो जाएगा OMA OA इक्वल टू हो जाएगा OM प्लस MQ और x इक्वल टू हो जाएगा OM प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू OM और चूंकि OM इक्वल टू x माइनस 3 हो जाएगी इसलिए समकोण त्रिभुज OMA में OA का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग x स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर 81 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तब आपका आंसर कितना आ जाएगा x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 5 के बेस हम लोगों को इस चीज को सिद्ध करना है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि दो जीवाएं P Q और Q R तथा P Q O R O Q R इक्वल टू 55 डिग्री सिद्ध कीजिए कि P Q इक्वल टू Q R होता है या नहीं। इस चीज को हमको क्या करना है सिद्ध करना है। इस चीज को हमको क्या करना है भाई सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस से हमारे पास ये चीज है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस से हमारे पास ये चीज दिया गया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि दो जीवाएं P Q और Q R है तथा P Q O इक्वल टू O Q R इक्वल टू 55 डिग्री सिद्ध कीजिए P Q R इक्वल टू Q R। तो यहाँ पर हमारे पास जो नियम लागू होते हैं 3 तरीके से नियम लागू होते हैं। उस तीनों नियम को जान लीजिए भाई कि हमारे पास जो एक होता है भुजा 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 और भुजा सर्वांग समता नियम होता है। ये होता है भुजा 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 सर्वांग समता नियम, ये नियम होता है। भुजा 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 सर्वांग समता नियम होता है। दूसरा क्या होता है एक भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता होता है। एक सर्वांग समता नियम ये होता है। तीसरा क्या होता है एक हमारे पास कोण कोण भुजा होता है। कोण कोण भुजा ये होता है, ये सर्वांग समता नियम होता है। ये सर्वांग समता नियम होता है। और चौथा हमारे पास क्या होता है समकोण कर्ण भुजा नियम होता है। समकोण कर्ण भुजा समकोण कर्ण भुजा नियम समकोण कर्ण भुजा नियम ये होता है। हमारे पास 4 नियम है। देखिए भुजा 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 सर्वांग समता नियम, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम। तो हमारे पास 4 तरीके से नियम होते हैं। पहला क्या होता है भाई पहला होता है भुजा 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 सर्वांग समता नियम, दूसरा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, तीसरा कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तो पहला भुजा 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 सर्वांग समता नियम, दूसरा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, तीसरा कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम, चौथा समकोण कर्ण भुजा नियम। पहला भुजा 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 सर्वांग समता नियम, दूसरा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, तीसरा कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम, चौथा समकोण कर्ण भुजा नियम। तो पहला क्या होता है भुजा 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 सर्वांग समता नियम, जिसको तीनों साइड से आप लोगों का इस तरीके से ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा और ये तीसरा भुजा मान लेते हैं कि ये P Q R है। एक और त्रिभुज हम लोग जैसे कि देखते हैं मान लेते हैं कि ये आप लोगों का क्या है L है, ये M है, ये N है। इसकी भी भुजा, इसकी भी ये भुजा, इसकी भी ये भुजा से दोनों बराबर है। तब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि त्रिभुज P Q R सर्वांग समबाहु त्रिभुज L M N की किस बेस पे तो भुजा 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 सर्वांग समता के बेस पे। इस तरीके से होता है। ठीक है पहला भुजा 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 सर्वांग समता। अगर कोई एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं से आपस में बराबर है तो वह भुजा 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 सर्वांग समता नियम का पालन करता है। ठीक है जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू
पी क्यू इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एल एम लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग क्यू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम एन लिख सकते हैं, और यहाँ से पी आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल एन लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट कंटेंट के हिसाब से, ये सेकंड कंटेंट के हिसाब से, ये थर्ड कंटेंट के हिसाब से, ये फर्स्ट कंटेंट, ये सेकंड कंटेंट, ये थर्ड कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, जिसमें त्रिभुज पी क्यू आर आ जाएगा, त्रिभुज एल एम एन आ जाएगा। ये तीनों कंटेंट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय को क्या कर सकते हो, लागू कर सकते हो। तो पहला त्रिभुज के बेस से हमारे पास यही आता है कि त्रिभुज के बेस से कि भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार से हमारे पास ये कंटेंट आता है। आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं, जैसे कि भुजा कोण भुजा के बेस पे है। अब मान लेते हैं कि दूसरा हमारे पास ये आ जाता है कि भुजा कोण भुजा के बेस पे आ जाता है, भुजा कोण भुजा के बेस पे आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के दो तरीके से, पहला अगर मान लेते हैं कि एक्स है, दूसरा वाई है, जेड है, और यहाँ पर आपके पास ये चीज दिया गया है, यहाँ पर पी और क्यू और आर के बेस पे दिया गया है। मान लेते हैं कि ये साइड और ये साइड, ये इस साइड के बराबर है, ये इस साइड के बराबर, यहाँ पर एक एंगल दिया गया है 60 डिग्री के बेस पे, यहाँ पर एक एंगल के बेस पे बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण से क्या है, आपस में बराबर है, तब वहां पर भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय लागू होता है। तब वहां पर क्या होता है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय लागू होता है। इस प्रमेय के अनुसार से त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। किस बेसिस पे होंगे भाई, तो भुजा कोण भुजा के बेस पे होंगे। किस बेसिस पे होंगे, भुजा कोण भुजा के बेसिस पे होंगे। तो पहला जो हमारे लोग यहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, पहला भुजा 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 सर्वांग समता नियम। पहला हम लोग क्या पढ़े भाई, भुजा 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 सर्वांग समता नियम पढ़े। पहला हम लोग किस कंटेंट के हिसाब से पढ़े, भुजा 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 सर्वांग समता नियम। दूसरा क्या है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। दूसरा क्या है भाई, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तो पहला क्या पढ़े, भुजा 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 सर्वांग समता नियम। दूसरा क्या पढ़े, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोण कोण भुजा नियम। ठीक है। तो पहला आप लोगों के पास में क्या आता है, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम आता है। पहला क्या आता है भाई, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम आता है। और दूसरा बोलने से क्या आएगा, तो दूसरा आपके पास आ जाएगा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तो पहला क्या आएगा, भुजा 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 सर्वांग समता नियम। दूसरा क्या आएगा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तीसरा क्या आ जाएगा, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। चौथा क्या आ जाएगा, समकोण कर्ण भुजा नियम। चौथा क्या आ जाएगा, समकोण कर्ण भुजा नियम। तो पहला कंटेंट के बेस पे अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो पहला कंटेंट में हमारे पास क्या आ जाता है, तो पहला कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये आ जाता है भुजा 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 सर्वांग समता नियम। दूसरा में आ जाता है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तीसरा में आ जाता है कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। और चौथा में आ जाता है समकोण कर्ण भुजा नियम। ठीक है। तो पहला कंटेंट के बेस पे हम लोग भुजा 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 सर्वांग समता नियम को देख लिए, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के लिए। अब कोण कोण भुजा के बेस पे हमारे पास क्या आता है, इस चीज को देखिए। अगर आपके पास ये चीज दिया गया है, यदि आपके पास ये चीज दिया गया है कि कोण कोण भुजा के बेस पे दो कोण किसी एक त्रिभुज की, ठीक है, कोई भी एक त्रिभुज है भाई, कोई भी एक त्रिभुज है जिसकी दो कोण और एक भुजा बराबर हो, जिसकी एक भुजा क्या हो, बराबर हो। किसी दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण और एक भुजा से क्या हो, बराबर हो, तो वह कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अकॉर्डिंग में क्या होता है, सर्वांग समता प्रदर्शित करती है। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। किस बेसिस पे, तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से। ठीक है। तो यहां पर देखिए, किसी एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा, किसी एक त्रिभुज की, जैसे कि त्रिभुज एबीसी की दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा से क्या होती है, बराबर होती है। तब वहां पर यह क्या प्रदर्शित करती है, कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय क्या करती है, प्रदर्शित करती है। कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो पहला हम लोग क्या देखें, भुजा 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 सर्वांग समता नियम। दूसरा क्या देखे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तीसरा क्या देखे, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। चौथा क्या देखे, समकोण कर्ण भुजा नियम। तो पहला क्या देखे, भुजा 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 सर्वांग समता नियम। दूसरा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तीसरा कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। अब चौथा देखेंगे समकोण कर्ण भुजा नियम। चौथा हमारे पास क्या है, समकोण कर्ण भुजा नियम। तो समकोण कर्ण भुजा नियम के अनुसार हमारे पास क्या क्या चीज आता है, क्या क्या कंटेंट आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई। ठीक है। तो पहला कंटेंट हमारे पास क्या था, भुजा 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 सर्वांग समता नियम। दूसरा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तीसरा कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। चौथा देखने वाले हैं समकोण कर्ण भुजा नियम। अब हम लोग चौथा क्या देखने वाले हैं, समकोण कर्ण भुजा नियम देखने वाले हैं कि समकोण कर्ण भुजा नियम क्या होता है, ये किस बेसिस पे होता है। इस चीज को हम लोग चलिए यहां से देखते हैं भाई। ठीक है।
तो इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं समकोण कर्ण भुजा नियम। अगर किसी एक त्रिभुज की एक कर्ण के बेस पे, ठीक है, एक समकोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के एक समकोण और कर्ण के क्या हो, बराबर हो, तो वह समकोण कर्ण भुजा नियम कहलाती है। इस तरीके से ABC XYZ ये आप लोगों की समकोण कर्ण भुजा नियम कहलाती है, ठीक है, समकोण कर्ण भुजा नियम कहलाती है, ठीक है। इसको हम लोग समकोण के बेस से बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा नियम। अगर आपकी एक कोई पहला समकोण त्रिभुज अगर दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण भुजा के बराबर हो तो वह समकोण कर्ण भुजा नियम के अनुसार क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। जैसे कि ABC सर्वांग सम होगा, तेरे समकोण त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा समकोण त्रिभुज XYZ के किस बेस पे, समकोण कर्ण भुजा के बेस पे। किस बेसिस पे भाई, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा नियम के बेस से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समकोण कर्ण भुजा के नियम से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ के किस बेसिस पे, समकोण कर्ण भुजा के नियम से। तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार हम लोग इस चीज को देख लिए कि भुजा कोण भुजा, पहला भुजा 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 सर्वांग समता नियम, दूसरा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, तीसरा कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम, चौथा समकोण कर्ण भुजा नियम। तो पहला भुजा 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 सर्वांग समता नियम, दूसरा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, तीसरा कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम, चौथा समकोण कर्ण भुजा नियम, ठीक है। तो हमारे पास 4 सर्वांग समता प्रमेय होते हैं। पहला भुजा 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 सर्वांग समता नियम होता है, दूसरा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम होता है, तीसरा कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम होता है, चौथा समकोण कर्ण भुजा नियम होता है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ के किस बेसिस पे, तो समकोण कर्ण भुजा के नियमानुसार, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या बेसिस पे आता है, किस बेसिस पे आता है, कहां से आता है, कब आता है, क्यों आता है, कैसा आता है, किसके लिए आता है, कहां से सॉल्व करना है, किस बेसिस पे सॉल्व करना है, ये सारे कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं भाई, एक वृत्त जिसकी केंद्र O है, एक वृत्त जिसकी केंद्र O है, डायग्राम में दिखाया गया है कि दो जीवाएं, पहला जीवा है PQ और दूसरा जीवा है QR तथा PQO इक्वल टू 55 डिग्री और OQR इक्वल टू 55 डिग्री दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि PQ इक्वल टू यहाँ पर QR दिया गया है। ये चीज को आप लोग क्या करना है, सिद्ध करके हमको क्या करना है भाई, बताना है भाई, क्लियर। तो चलिए इस चीज को हम लोगों को सीधा करके बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 नियम बताया हूं मैं, यहाँ पर भुजा 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 के बेसिस से बताया, किसके नियम से बताया, भुजा 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 सर्वांग समता नियम, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम के बेस से आप लोगों को बताया। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज को देखते हैं। देखिए तो 5वां नंबर के बेस से हमारे पास ये चीज दिया गया है कि एक वृत्त जिसकी केंद्र वो है कि दो जीवाएं PQ और QR है तथा एंगल PQO इक्वल टू एंगल OQR इक्वल टू 55 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए कि PQ इक्वल टू QR। तो यहाँ से हमको इस चीज को क्या करना है, सिद्ध करना है भाई। तो चलिए इस चीज को यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। इस चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है पहला वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है, वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है। और यहाँ पर दूसरा दिया गया है जीवाएं दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, जीवाएं दिया गया है। जीवाएं में पहला PQ है और एक क्या है, QR है, ठीक है। अब तीसरा कंटेंट हमारे पास ये दिया गया है, एंगल PQO इक्वल टू एंगल OQR इक्वल टू 55 डिग्री दिया गया है, इक्वल टू क्या दिया गया है, 55 डिग्री दिया गया है। तब चौथा हमको यहाँ से सिद्ध करना है भाई, चौथा हमको क्या करना है, सिद्ध करना है PQ इक्वल टू QR, PQ इक्वल टू क्या करना है, QR ये सिद्ध करना है। एक वृत्त जिसकी केंद्र O है, एक वृत्त जिसकी केंद्र क्या है, O है, एक वृत्त जिसकी केंद्र क्या है, O है, एक वृत्त जिसकी केंद्र क्या है, O है कि दो जीवाएं PQ और QR है तथा PQO इक्वल टू OQR, PQO इक्वल टू OQR के बेस पे दिया गया हमारे पास, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस चीज को देखते हैं। देखिए तो एक वृत्त जिसकी केंद्र O है कि दो जीवाएं
पी क्यू और क्यू आर है तथा पी क्यू ओ इक्वल टू ओ क्यू आर इक्वल टू 55 डिग्री 55 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जिस तरीके से पहला प्रमेय के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखे हैं कि भुजा 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 को सर्वांग समता नियम के अनुसार, पहला हम लोग क्या देखे हैं, भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार। दूसरा हम लोग क्या देखें कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार। और तीसरा कंटेंट में हम लोग ये चीज देखें, तीसरा कंटेंट क्या देखे हैं कि कोण कोण भुजा के बेस से हम लोग इस चीज को देखें, क्योंकि यहाँ पर तीनों कोण के बेस में तो कोई प्रमेय नहीं रहता, कोण 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 सर्वांग समता प्रमेय नहीं रहता भाई। क्या रहता है, कोण भुजा कोण के बेस पे हमारे पास रहता है, या फिर कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के बेस होता है। एक लास्ट होता है समकोण कर्ण भुजा के बेस पे, जहां पर समकोण के बेस होता है, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते ही हैं कि समकोण त्रिभुज में जिसका मान केवल 90 डिग्री होता है, जिसका मान केवल 90 अंश होता है, वही समकोण कहलाता है। और जो 0 से अधिक 90 से कम होता है वो आप लोगों का क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। जो 90 से अधिक 180 अंश से कम वो अधिक कोण के बेस पे कहलाता है। तो उसी कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो चीज रहता है उसके अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को जानते हैं कि यदि हमारे पास क्या दिया गया है कि कर्ण का वर्ग बराबर दिया गया है, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। लंब और आधार पता है तो कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण लंब पता है तो आधार निकाल लेंगे, लंब आधार पता है तो कर्ण निकाल लेंगे, और लंब और कर्ण पता है तो आधार, और आधार और कर्ण पता है तो लंब निकाल लेंगे। यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे हाइपोटेनस के बेस पे, चाहे परपेंडिकुलर के बेस पे, चाहे बेस के बेस पे, ठीक है, चाहे हाइपोटेनस के बेस पे, चाहे बेस, चाहे परपेंडिकुलर के बेस हो। जिस तरीके से समकोण त्रिभुज हम लोग देखते हैं, लंब के बेस में देखते हैं, कर्ण के बेस में देखते हैं, और किसके बेस में देखते हैं, आधार के बेस में देखते हैं। तो यहां से अब हम लोग इस चीज को करते हैं, ठीक है। तो चलिए रचना के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो रचना के बेसिस में हमारे पास क्या आता है, केंद्र बिंदु वृत्त का केंद्र ओ से, वृत्त के केंद्र ओ से, ठीक है, वृत्त का केंद्र ओ से, वृत्त का केंद्र ओ से P तथा R को मिलाया, P तथा R को क्रमशः मिलाया, वृत्त का केंद्र O तथा O से P तथा R को क्रमशः मिलाया, O से P और O से R, O से Q के बेस पे, ठीक है। और हमारे पास ये प्राप्त के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ से जानते हैं, अब हम जानते हैं कि OPQ के बेस पे, OPQ के बेस से हमारे पास क्या हो जाएगा, OPQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, OPQ के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे तो OQP के बेस हो जाएगा, OQP के बेस हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया गया है, हमारे पास ये चीज दिया गया है ना OQR के, यहाँ पर हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा, दोनों में 55 प्लस 55 के बेस पे है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, इक्वल टू हो जाएगा ये 70 डिग्री के बेस हो जाएगा। किस डिग्री के बेस हो जाएगा, ये 70 डिग्री के बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही सरल रेखा कोण में बना है नहीं है, ठीक है। तो 70 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर OPQ इक्वल टू के बेस पे हो जाएगा, और यहाँ पर इसके दोनों के बेस हम लोग इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का 70 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। OPQ और OQP इक्वल टू 70 डिग्री के बेस पे हमारे पास ये चीज हो जाएगा। क्लियर, अब दोनों को बराबर है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भुजा के बेस पे बराबर है, ठीक है। अब इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये त्रिभुज के बेस से हम लोग इस चीज को लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों चीज को हम लोग यहाँ से लेते हैं भाई, ठीक है। तो इस त्रिभुज के अनुसार हम लोग लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग इस चीज को लेते हैं। तो वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका जीवा PQ और QR है, और थर्ड नंबर में दिया गया है कि PQO इक्वल टू OQR इक्वल टू 55 डिग्री के बेस पे दिया गया है। हमारे पास वृत्त जिसका केंद्र O है, जीवाएं दिया गया है PQ और QR के माध्यम से। थर्ड हम क्या दिया गया है, PQO इक्वल टू OQR इक्वल टू 55 डिग्री दिया गया है। चौथा नंबर में दिया गया है सिद्ध करना है कि PQ इक्वल टू QR, सिद्ध करना है कि PQ इक्वल टू QR। रचना में हम लोग इस चीज को किया कि वृत्त का केंद्र O से P
P तथा R को क्रमशः मिलाया। वृत्त का केंद्र O से P तथा R को क्रमशः मिलाया। अब हम जानते हैं कि OPQ इक्वल टू OQP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQP इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री के माध्यम से। किस डिग्री के माध्यम से हो जाएगा? तो ये आप लोगों का 70 डिग्री के माध्यम से हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं भाई। तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है। अब त्रिभुज OPQ में तथा OQR में, यहाँ से देखिए OQ इक्वल टू OQ ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ भुजा। ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एंगल OPQ इक्वल टू OQP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 अंश। ये कोण के बेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये आप लोगों का OQ के उभयनिष्ठ भुजा और ये आप लोगों का एंगल के बेस हो जाएगा। और यहाँ से OP इक्वल टू क्या हो जाएगा? OR के बेस से हो जाएगा। ठीक है, ये बेस पे हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों एंगल और ये बराबर है कोण भुजा के बेस पे, इसलिए यहाँ पर PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा QR। ठीक है, समकोण के बेस में नहीं, कोण भुजा प्रमेय के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कोण के बेस पे है, तो कोण भुजा के बेस पे यहाँ पर आप लोग क्या हो जाएगा? या कोण भुजा कोण के बेस पे आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। कोण भुजा कोण बेस पे आप लोग का क्या होगा? सर्वांग सम होगा। तो त्रिभुज OPQ सर्वांग सम होगा त्रिभुज OQ R के बेस पे, OQR के बेस पे। इसलिए PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा भाई। ठीक है, और यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। जब हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि एक वृत्त का केंद्र जिसका केंद्र बिंदु O है कि दो जीवाएं PQ और QR के बेस पे दिया गया है, तो PQO इक्वल टू OQR इक्वल टू 55 डिग्री के बेस पे हमारे पास ये चीज़ को दिया गया है। ठीक है, तो एक वृत्त का केंद्र जिसका केंद्र बिंदु O है तथा जीवाएं PQ और QR के बेस पे है, तो एंगल PQO इक्वल टू OQR इक्वल टू 55 डिग्री। तब सिद्ध करना है PQ इक्वल टू QR जब वृत्त का केंद्र O से P तथा R को क्रमशः मिलाया। अब हम जानते हैं कि OPQ इक्वल टू OQP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 प्लस 55 के बेस पे है, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री के बेस पे। तो OPQ इक्वल टू OQP इक्वल टू 70 डिग्री के माध्यम से हो जाएगा। जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे दिया गया है, तो त्रिभुज OPQ में तथा OQR में, जहाँ पर OQ इक्वल टू OQ उभयनिष्ठ भुजा के बेस पे, OPQ इक्वल टू OQP इक्वल टू 70 डिग्री कोण के बेस पे, इसलिए PQ इक्वल टू QR कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से यहाँ पर OPQ सर्वांग सम हो जाएगा OQR के बेस पे, PQ इक्वल टू QR के बेस पे। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न वाली फर्स्ट के बेस का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए केंद्र O वाले एक वृत्त में, केंद्र O वाले एक वृत्त में, यहाँ से देखिए केंद्र O वाले एक वृत्त में AB और AC दो समान जीवाएं हैं। यदि OD लंब है AB पर और OE लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि ADE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। CADE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, और त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमको दोनों भुजाओं को आपस में क्या करके बताना है? बराबर करके बताना है कि वास्तव में ये दोनों बराबर हैं या नहीं, करके ये दोनों चीजों को हमको क्या करना है? बताना है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक में वही चीज बोल रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त में AB और AC दो समान जीवाएं हैं। यदि OD लंब है AB पर और OE लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो केंद्र O वाले एक वृत्त में AB और AC दो समान जीवाएं हैं। यदि OD लंब है AB पर और OE लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई इस चीज को क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक बेस पे। तो केंद्र O वाले एक वृत्त में, ठीक है, AB और AC दो समान जीवाएं हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो जो चीज दिया गया है इस चीज को लिख लेते हैं भाई। दिया है पहला हमारे पास क्या दिया गया है? वृत्त की केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र बिंदु O है, बिंदु O है। ठीक है, दूसरा कंटेंट के बेस से हमारे पास दिया गया है वृत्त की जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं,
वृत्त की समान जीवाएं वृत्त की समान जीवाएं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। ठीक है। थर्ड ओडी लंब है, ओडी लंब है ए बी पर और ओ ई भी लंब है ए सी पर। ठीक है। अब यहाँ पर चौथा में हमको ये करना है, सिद्ध करना है भाई। चौथा कंटेंट में हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि वृत्त के केंद्र हमारे पास क्या है, ओ है। ठीक है। और वृत्त के समान त्रिज्याएं कौन है, ए बी है और क्या है, ए सी है। ठीक है। तब हमको ये सिद्ध करना है कि ए डी ई क्या है, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस चीज़ को हमको यहाँ से बताना है। तो केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी और ए सी दो समान जीवाएं हैं। यदि ओ डी लंब है ए बी पर और ओ ई लंब है ए सी पर तो सिद्ध कीजिएगा त्रिभुज ए डी ई। ठीक है। तो यहाँ इस कंटेंट पर चूँकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ए बी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ए बी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो ए बी के हाफ के बेस में है 1/AD। ठीक है। 1/AD के बेस पे। ठीक है। क्योंकि ए बी का हाफ है यहाँ पर, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू हाफ है, हाफ ए डी है, ए डी है। ठीक है। उसी प्रकार ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा ए सी इक्वल टू यहाँ पर 1/2 क्या है, ए ई है, ए ई है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। इसलिए समीकरण 1 व 2 से, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, क्योंकि लंब के बेस पे तो 90 डिग्री तो बनेंगे ही वहाँ पर। ठीक है। 2 से यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 ए डी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए ई हो जाएगा। दोनों साइड से ये कटेगा तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ए डी इक्वल टू ए ई हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ये 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से अब देखो, समीकरण 3 व 4 से दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। क्योंकि त्रिज्याएं आप लोगों के जो जीवाएं हैं वो तो बराबर ही हैं ए बी और ए सी के बेस में। तो समीकरण 3 के बेस में तो इसका हाफ जो दिया गया है समीकरण 3 व 4 से, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे। ए बी बराबर है ए सी के बीच में तो उनका हाफ क्या हो जाएगा, ए डी भी बराबर हो जाएगा ए ई के बीच में। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपस में समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना। इसलिए समीकरण 3 व 4 से ए डी ई त्रिभुज ए डी ई क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दिया गया था कि वृत्त का केंद्र ओ, बिंदु ओ, वृत्त की समान जीवाएं ए बी और ए सी के बीच में हमारे पास जो होता है, तो ए बी और ए सी के बीच में हमारे पास ये दिया गया है। तो वृत्त का केंद्र बिंदु ओ, वृत्त की समान जीवाएं ए बी और ए सी के बीच में है, जहाँ पर ओ डी लंब है ए बी पर और ओ ई लंब है ए सी पर। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए बी इक्वल टू 1/2 ए डी समीकरण नंबर 1 के बेस पे और ए सी इक्वल टू 1/2 ए ई समीकरण नंबर 2 के बेस पे, इसलिए समीकरण 1 व 2 से हम लोग इस चीज को जानते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी समीकरण नंबर 3 के बेस पे और 1/2 ए डी इक्वल टू 1/2 ए ई, इस बेस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं। दोनों साइड से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए ई, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4 के बेस पे। तो समीकरण 3 व 4 से हम लोग इस चीज को देखते हैं। इसलिए त्रिभुज ए डी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इतने में आप लोगों का क्या होता है, प्रूफ होता है। इतने में आप लोगों का जो 12 चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सेकेंड, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को ये जो पहला एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 6 बेस का आपका जो पहला एक्सरसाइज है ये इतने में कंप्लीट हो जाए। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है उसमें त्रिभुज के माध्यम से क्या होता है, चतुर्भुज के माध्यम से क्या होता है, वृत्त के माध्यम से क्या होता है। तो एक्सरसाइज 12.2 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इस वीडियो को हम लोग यही और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ
मिलते हैं।